आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क में एक गुलाम सरजमी पर मैं आप सभी का खैर मकदम फिरदौस बर रुए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। जब हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है तो कई बार ये महसूस होता है कि ऐसा नहीं है कि वो खतरे में है, इस संविधान का बहुत सारा हिस्सा तो खत्म कर दिया गया है। मगर ये मुल्क तो असल में एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कई रंगों के फूल खिले हैं ना। और आज इस मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क के आईन को बर्बाद करके, इस मुल्क के दस्तूर को पूरी तरह तबाह करके ये चाहते हैं कि हम एक ही रंग में पूरे मुल्क को रंग दें। आओ इस मुल्क के वंचित शोषित लोगों, जितने भी लोग हाथ से श्रम करते हैं, मैं उन सबको एक कैटेगरी में मानता हूँ। हमें जातियों में बांटा, हमें मजहब में बांटा, हमें तमाम चीज़ों में बांटा। और ये बांटने वाले फिरका परस्त लोग इस मुल्क को हमेशा गुलाम तभी तो बनाए रखेंगे जब हमें बांट कर आपस में लड़ाएंगे। और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक अच्छी तालीम पाएं, और ऐसी तालीम जो हमारी पीढ़ियों के मुस्तकबिल को बदल सके। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हमें क्या मिला? 70 साल बाद एक ख्वाबों का व्यापारी हमें मिल गया, जिसने पहले हमारे भीतर के ख्वाब को बेचा, और जब उसे कुर्सी मिल गई, मुल्क का निज़ाम बन गया, तो उसने पूरे मुल्क को ही निजी हाथों में बेच दिया। हम चाहते हैं कि आओ मिलकर लड़ाई लड़े, और मिलकर लड़ाई एक बड़ी लड़ाई के लिए लड़ना होगा। हम टुकड़े में लड़े तो हम सब मारे जाएंगे, और इसलिए वो लड़ाई बड़ी क्या होगी? इस मुल्क का आईन जितना बचा है उतना ही बचा लें। उम्मीद जगाएं कि मुल्क के इस आईन को बर्बाद करने वाले इन तानाशाह हुक्मरानों के खिलाफ इस मुल्क के आईन को आगे रख करके अंतिम दम तक यह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क में एक गुलाम सरजमी पर मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। और मेरे पहले के वक्ता ने जो बात कही है उससे मैं पूरी तरह सहमत होते हुए अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग आज जम्मू की इस सभा में संविधान को बचाने और देश के वंचितों शोषितों के हक के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कबूल करनी पड़ेगी कि भारत के संविधान को लेकर के जो इस मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है, हमारे यहाँ एक अज्ञात कवि ने लिखा कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तो जो सबसे खूबसूरत ज़मीन का हिस्सा इस मुल्क का, जो शुरू से विवादों में रखा गया, मैं समझता हूँ कि ग़ुलाम था और अभी भी ग़ुलाम है। अलग अलग दायरे में अलग अलग अर्थों में इस बात को कहें तो निश्चित तौर पर जब हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है तो कई बार ये महसूस होता है कि ऐसा नहीं है कि वो खतरे में है, इस संविधान का बहुत सारा हिस्सा तो खत्म कर दिया गया है। और अब इस देश में इमरजेंसी लगाने के लिए कोई घोषणा नहीं होगी कि अब आज रात 8 बजे से अब इस देश में इमरजेंसी का माहौल है, वो नोटबंदी के लिए होगा। लेकिन संविधान लागू रहते हुए भी जैसे इस देश के बहुत बड़े हिस्से में सरकारी नौकरियों को ख़त्म करके, सरकारी शिक्षा को निजी हाथों में बेच करके, लेटरल एंट्री करके भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म कर दिया गया है, वैसे ही यहाँ भी आपके ऊपर एक ऐसा आरोपित विचार और ये दावा किया गया था कि जो हम कर रहे हैं उससे इस इलाके की बहुत खुशहाली होगी। तो मैं एक बात सोचता हूँ
कि ये कैसे हुक्मरान इस मुल्क को मिले हैं जो किसानों की खुशहाली के लिए कानून बनाते हैं और किसान ही उसका विरोध करता है। वो छात्रों और शिक्षकों प्रोफेसर के लिए नई शिक्षा नीति बनाते हैं और जागरूक समझदार प्रोफेसर और छात्र उस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है। इस देश में श्रमिकों का कानून बनता है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे ही मुल्क के इस इलाके में ऐसा कानून बनाया, ऐसा नियम पास किया कि यहाँ के लोग उसे कबूल नहीं कर रहे। तो एक बार बताओ तो सही कि आपके बदली हुई मंशा ने कितनी खुशहाली यहाँ के इलाके में की। एक व्यक्ति पर कितनी सेना यहाँ लगी हुई है। और मुझे तो याद आ रहा है इस चूँकि परिसंघ के इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है इस मुल्क के आईन को बचाने का, असल में हम लोग मैदानी इलाके से चलकर आए हुए लोग, हमारे लोगों की एक ट्रेनिंग बड़ी ख़राब हुई है कि हम उत्तर भारत के थोड़े से मैदानी इलाके के लोग ये समझते हैं कि पूरा भारत हम ही हैं। ये हमारी ख़राब ट्रेनिंग है। हम अपनी भाषा को, हमारे यहाँ के कुछ लोग इसीलिए कहते हैं कि हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दो। हमारे यहाँ के तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी मान्यताएं वही पूरे मुल्क की हैं। मगर ये मुल्क तो असल में एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कई रंगों के फूल खिले हैं ना। और आज इस मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क के आईन को बर्बाद करके, इस मुल्क के दस्तूर को पूरी तरह तबाह करके ये चाहते हैं कि हम एक ही रंग में पूरे मुल्क को रंग दें। और इसीलिए इस मुल्क में जो भी कमज़ोर है, और असल में वो कमज़ोर था नहीं, कमज़ोर बनाया गया। मसलन इस मुल्क के ओबीसी, इस मुल्क के एससी, इस मुल्क के शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कोई कमज़ोर लोग नहीं है। इस मुल्क के 90% लोगों ने इस मुल्क को बनाया है। किसान, कुमार और तमाम वो जातियां जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और जब वो लोग, थोड़े से लोग, जब उन्होंने सत्ता पर तमाम तरह की साजिशें करके कब्जा किया तो वो हमको ये समझाने लगे कि हम तो शूद्र हैं साहब। अरे हम तुम्हारी वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, इसलिए हम खुद को शूद्र भी नहीं मानते। हम तो शासक लोग हैं और तुमने हमें गुलाम बनाया है। तो सबसे पहली बात मेरी ये है, आओ इस मुल्क के वंचित शोषित लोगों, जितने भी लोग हाथ से श्रम करते हैं, मैं उन सबको एक कैटेगरी में मानता हूँ। हमें जातियों में बांटा, हमें मजहब में बांटा, हमें तमाम चीज़ों में बांटा। और ये बांटने वाले फिरका परस्त लोग इस मुल्क को हमेशा गुलाम तभी तो बनाए रखेंगे जब हमें बांट कर आपस में लड़ाएंगे। रोज़ मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई, जिस देश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई होनी चाहिए, नौजवानों को तैयार किया जाना चाहिए, उस मुल्क में रोज़ सियासत मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगाई बना रही है आपके बच्चों को। हम ये बात कहने आपसे आए हैं कि अपने बच्चों को बचाना होगा हमें। और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक अच्छी तालीम पाएं, और ऐसी तालीम जो हमारी पीढ़ियों के मुस्तकबिल को बदल सके। इसलिए जम्मू के लोगों, हम पहली बार जम्मू आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आयोजकों का कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं जम्मू में आकर अपने अंदर ये हिम्मत लेके लौटूं कि मुल्क के आईन को बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और दूसरी और आखिरी बात, और ये बात ये है कि असल में लोग कहते हैं मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ। साहित्य में किसी देश, काल और वातावरण की, जाति, धर्म की सीमा नहीं होती। मुझे एक शायर याद आ रहा है, और पढ़े लिखे लोग उस शायर का मुल्क भी जान जाएंगे। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और मैं हबीब जालिब को याद करते हुए मैं खुद हिम्मत लेना चाहता हूँ। आज कुछ लोग कह रहे हैं ये मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 70 महीने में हो गया, और जो जो वादा किया था वो सब उन्होंने कोई निभाया नहीं। अगर तुम्हारे वादों पर हमें यकीन होता तो ये आयोजक लोग जिस ट्रेन से बुलाए उसकी बजाय मैं बुलेट ट्रेन से आया होता। बुलेट ट्रेन से आते, 15 लाख मेरे अकाउंट में होता, 2 करोड़ रोजगार होता, अच्छे दिन आते। मगर ख्वाब को दिखाना हमारी पीढ़ियों ने सिखाया
कि बड़े ख्वाब देखो, ऊंचे ख्वाब देखो, और बड़े ख्वाब देखने के हमारी जस्तजू में हमें क्या मिला? 70 साल बाद एक ख्वाबों का व्यापारी हमें मिल गया, जिसने पहले हमारे भीतर के ख्वाब को बेचा, और जब उसे कुर्सी मिल गई, मुल्क का निज़ाम बन गया, तो उसने पूरे मुल्क को ही निजी हाथों में बेच दिया। और आज 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। उसमें सबसे ज़्यादा लोग कौन लोग हैं? इस मुल्क के 90% कमेरा लोग हैं। इस मुल्क में जब शिक्षा बर्बाद हो रही है, प्राइवेट स्कूलों का पूरा तंत्र खड़ा हो रहा है, DU, JNU, जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ बर्बाद कर दिए गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? इन 90% फर्स्ट जनरेशन वालों का हुआ। इसलिए जम्मू के लोगों, आप तो हमसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। और इस जम्मू में अभी कुछ दिन पहले एक होम मिनिस्टर जो खुद अपने बेटे को कभी धर्म और मजहब को बचाने की लड़ाई में नहीं भेजता, वो लेटरल एंट्री कराकर उसे BCCI का चेयरमैन बनाए हुए है, और हमारे आपके बच्चों को कहता है कि धर्म खतरे में है। वो आके आरक्षण दे रहा है, और आरक्षण मंडल, अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, मंडल यहाँ पर लागू नहीं हुआ। यहाँ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आओ मिलकर लड़ाई लड़े, और मिलकर लड़ाई एक बड़ी लड़ाई के लिए लड़ना होगा। हम टुकड़े में लड़े तो हम सब मारे जाएंगे, और इसलिए वो लड़ाई बड़ी क्या होगी? इस मुल्क का आईन जितना बचा है उतना ही बचा लें, जितना बचा है उतना ही बचा लें। वरना अगर शिक्षा नहीं बची, रोजगार नहीं बचा, इस मुल्क में आरक्षण तो वैसे ही खत्म है, मैं तो बार बार कहता हूं। और आखिरी बात, मुझे ऐसा लगता है हमारी पीढ़ी और हम सब लोगों के सामने एक मौका है। वो मौका क्या है? आज से 20-25 साल पहले उतने प्रोफेसर नहीं रहे होंगे 90% लोगों के, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जितने आज हैं। मेरी बात सही है कि नहीं? आज से 25 साल पहले इतने प्रोफेसर नहीं रहे होंगे। आज से 25 साल पहले इतने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और ब्यूरोक्रेट नहीं रहे होंगे। आज हम इतनी तादाद में हैं। पहली बात, हम इतनी तादाद में हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ी, और तब जाके मैं जम्मू के उस हिस्से में खड़ा हूँ जहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ था, और आज भी ज़मीन के सवाल पर कोई बात ही नहीं करता। तो यहाँ तो लैंड रिफॉर्म हुआ, यहाँ तमाम तरह के रिफॉर्म हुए, और इसलिए आज हमारी पीढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और ब्यूरोक्रेट और लड़ने वाले लोग 2022 में हैं। मैं ये खतरा देख रहा हूँ, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब ये मुल्क का आईन पूरी तरह बर्बाद होने में अगर ये कामयाब हो गए, तो न डॉक्टर बचेंगे, न इंजीनियर, न वकील, न प्रोफेसर, कोई पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा। तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने लाभ लिया है इस मुल्क के आईन का, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें मौका मिला है बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी और तमाम लोगों का, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, और हमने उसका लाभ तो ले लिया, मगर जब हमारे सामने सब बर्बाद हो रहा है तो हम वो बर्बादी रोक नहीं पा रहे। आओ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों, हमारे पुरखे ने ये मुल्क बनाया और हमारे सामने ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। इसलिए शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, सामाजिक न्याय बचाने के लिए और इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए हम इस एक बड़ी लड़ाई का आगाज करें। वो लड़ाई कि आने वाली पीढ़ियां हम पे शर्म ना करें, हम पे नाज करें कि हाँ, हमारे पुरखे अगर बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार थे तो हम हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोग याद करें कि उनके बाद कुछ नालायक लोग आ गए जिन्होंने अपने सामने सब बर्बाद होता चुपचाप देखा। हम उन नालायकों में शामिल न हो। इसलिए आओ अपने आप से एक भरोसा करें, उम्मीद जगाएं कि मुल्क के इस आईन को बर्बाद करने वाले इन तानाशाह हुक्मरानों के खिलाफ इस मुल्क के आईन को आगे रख करके अंतिम दम तक यह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।